दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों किया और अमेरिका ने जापान को ऑयल देना क्यों बंद कर दिया था? आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वह आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन डॉरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डॉरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वह सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वह फौरन बाहर निकलता है और यह देखकर हैरत ज्यादा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन चिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। यह हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेच पे किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डॉरिस मिलर नाम के एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। हमारी इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 से होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था, वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुई नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। और एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, और वह था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वह अपने आस पड़ोस को मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था, ताकि वह अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। और मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्री को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वह अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वह चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती है कि इसमें हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था, जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया था कि वह चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वह ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, इंडोनेशिया वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व्स तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, फिलीपींस में नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वह अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया।
दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वह किसी की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थे, और यही वह पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 757 से 350 जापानीज एयरक्राफ्ट में पर्ल हार्बर से 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइन में थे, उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप में गोलियों की बारिश कर दी थी और 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची नेवल बेस को भी गोली बरछा कर तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक यह हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन डॉरिस मिलर भी था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डॉरिस को एक सायरन सुनाया गया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वह बाहर आता, एक जापानीज स्टॉर्पिंटो मिसाइल उनकी शिप पर आने लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर जख्मी हो गए। डॉरिस ने अकेले जख्मों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल से 6 जापानीज को मार गिराए थे, जबकि इस हमले में जापान में टोटल 29 एयरक्राफ्ट थे। डॉरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। यह अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमला होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वह अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बैच को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा है। कुछ किस्मती से कई शिप शेलॉन वाटर में डूबी थी, जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। यह अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने स्पष्ट नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वह किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज में 4400 केजी वजनी लिटी बॉय नाम बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ व्हाइट हो गया। उसके बाद एक फायर बॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वह कुछ और समझते 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका कोड नाम फैट मैन रखा गया था। 4670 केजी वजनी इस बॉम्ब ने गिरते ही पूरे शहर को सफाई हस्ती से ही मिटा डाला।
ये वह 2 न्यूक्लियर बम थे जो इंसानों दोनों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम पर पहुंची। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी पानी से बिजली बनती देखी है? आज हम बताने जा रहे हैं आखिरकार पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिजली का उपयोग हमारी जिंदगी में इतना बढ़ गया है कि अगर कुछ मिनटों के लिए ही हमारे घर पर बिजली गुल हो जाती है तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के इस मॉडर्न एरा में बिजली मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। फिर चाहे हवा और ठंडक देने के लिए एसी हो, पंखा हो या फिर कूलर हो, एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी हो, लैपटॉप हो, फोन हो, सब कुछ तो बिजली के बिना चलता ही नहीं है। बिजली की आवश्यकता सबको है और आगे भी बनी रहने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी को कभी सूरज की रोशनी से जनरेट किया जाता है तो कभी हवा के जरिए जनरेट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जिस तरीके को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वह है पानी, जिसे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अब पानी की मदद से बिजली को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए तैयार किया जाता है। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों का प्रबंध किया जाता है और कुछ मशीनों को तो पहले फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और उसके बाद उससे बिजली बनाने के लिए फैक्ट्री से मशीनों को पानी तक लाया जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते, पानी से बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वह है पानी, और इसी की वजह से बड़ी बड़ी नदियों पर पानी को रोककर बांध को तैयार किया जाता है, यानी कि डैम बनाए जाते हैं। अब आपको बता दें कि डैम खास तौर पर बिजली के लिए बनाए जाते हैं और उसमें कई तरह की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर इसमें 2 तरह की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो जनरेटर और दूसरा टरबाइन, और इन्हीं दोनों की सहायता से पानी के फ्लो को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से पानी सीधा आकर टरबाइन से लड़ता है और नीचे बह जाता है। अब आपको बता दें कि टरबाइन एक ऐसा सराउंडेड मशीन है। जब पानी इस मशीन से टकराता है तब पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमता है और इसी घूमने की वजह से ऊपर लगे हुए जनरेटर को पावर मिलने लगती है, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न हो जाती है। वहीं अगर आपको सरल भाषा में बताए तो पानी का फ्लो जैसे जैसे टरबाइन को घुमाता रहेगा और उसी की पावर लेकर जनरेटर भी घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि पानी के जरिए से बिजली को कैसे तैयार किया जाता है। इसी के साथ ही हम आपको बताने जा रहे कोयले से बनने वाली बिजली को तैयार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोयले से बिजली तैयार करने के लिए करीबन 1.5 मिलियन टन कोयले को स्टोर करके रखते हैं। जी हाँ, और इतना सारा कोयला स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा जगह की भी जरूरत पड़ती है। अब 1.5 मिलियन टन कोयला सिर्फ 40 दिनों की बिजली के लिए होता है और इन सभी कोयलों को सुरक्षित स्टोर करने के लिए इन्हें एक कॉल यार्ड में स्टोर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कोयले को रेलगाड़ियों की मदद से पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद इन सभी रेलगाड़ियों के डिब्बों को अलग अलग कर दिया जाता है और अंदर आने के बाद इन रेलगाड़ियों के डिब्बों को एक बड़ी सी मशीन के अंदर ले जाया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए से रेल के डिब्बों को कॉल यार्ड में पलट दिया जाता है, ताकि सारा कोयला कॉल यार्ड में स्टोर हो सके। स्टोर करने के बाद इन सभी कोयले को कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरे प्रोसेस के लिए आगे ले जाया जाता है, जहां इन सभी कोयले का पाउडर तैयार किया जाता है। अब पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले इन कोयले को एक बड़ी क्रशर मशीन में डाला जाता है और इनका पाउडर तैयार कर लिया जाता है। कोयले का पाउडर तैयार करने के बाद इन्हें एक मशीन की सहायता से एक कंटेनर में डाला जाता है और कंटेनर से कन्वेयर बेल्ट से कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है, जिसमें आग जलती रहती है। कोयले से बिजली बनाने के लिए कोयले का यही काम रहता है। और इसके बाद बारी आती है टरबाइन की, जिसे पावर प्लांट का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बिजली बनाने में सबसे मेन भूमिका इन्हीं टरबाइन महाशय की रहती है, जो कि सबसे पहला प्रेशर खुद उठाकर राउंड करके जनरेटर तक पहुंचाता है। जब कोयले के पाउडर को बॉयलर मशीन में डाला जाता है और कोयले में आग लग जाती है, उसी बॉयलर मशीन में कई तरह के पाइप लगे होते हैं, जिनमें पानी भरा होता है।
ये आग उन ट्यूब यानी कि पाइप को इतना ज्यादा हीट कर देती है कि ट्यूब में भरा पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है, जिसके बाद ट्यूब में भरा हुआ पानी भाप में बदल जाता है। और जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तब बॉयलर में लगी उन्हीं ट्यूब की मदद से आगे के प्रोसेस होते हैं। और इन सभी ट्यूब में पहले से ही एक ऐसा इंसुलेशन लगा दिया जाता है और इसके निकलने के बाद इस भाप के रास्ते से आकर टरबाइन से टकराती है। तब टरबाइन तेजी से रोटेट होने लगता है। अब टरबाइन के रोटेट होने की वजह से एक हार्ड मैकेनिकल एनर्जी निकलती है और इसके निकलने के बाद इस एनर्जी को हम जनरेटर में भेजते हैं और इसी जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसके बाद कोयले से बिजली पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।